हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो आज हम जानेंगे यार कि इनकैप्सुलेशन यूज क्यों करते हैं हम, और उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, और हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर उसे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन के बारे में आज पूरा जानेंगे, हम इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। तो इनकैप्सुलेशन के बारे में यार लास्ट वीडियो में ही थोड़ा सा बता दिया था मैंने आपको कि आपके पैकेजेस एंड एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, वो इनकैप्सुलेशन अचीव करने में हेल्प करते हैं। और आज हम जानेंगे कि वो कैसे करते हैं ये चीज़। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं यार। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि जावा इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल लिया था कि एक कैप्सूल का एग्जांपल लिया था कि कैप्सूल आपका एक तरीके से इम्बेड किए हुए हैं अपने अंदर काफी सारी छोटी छोटी मेडिसिन को। ठीक है, तो वही है कि सेम टाइप का जो डेटा या सेम टाइप का जो कोड है, जो एक पीस ऑफ कोड मतलब एक पीस ऑफ टास्क को कर रहा है, उसको हमें साथ में रखना है। दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, कि जो भी चीजें साथ में काम कर रहे हैं उनको साथ में एक साथ रखो। इससे क्या होता है, इससे आपका कोड जो होता है थोड़ा नीटर हो जाता है, इजी टू मेंटेन हो जाता है, और भी काफी सारी चीजें अचीव करता है वो साइड बाय साइड। ठीक है, तो उन सबको आज जानेंगे। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन फ्रॉम अ हायर लेवल सिर्फ यही होता है कि सेम पीस ऑफ डेटा या सेम पीस ऑफ कोड को एक साथ मेंटेन करके रखना है। ठीक है, लिखा हुआ है जावा इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। ठीक है, तो पैकेजेस एंड एक्सेस मॉडिफायर्स हमने पढ़ लिया, और अब जानते हैं कि वो कैसे इनकैप्सुलेशन अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले वाई एनकैप्सुलेशन, की इनकैप्सुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन जावा इनकैप्सुलेशन हेल्प अस टू कीप रिलेटेड फील्ड्स एंड मेथड्स टुगेदर व्हिच मेक्स आवर कोड क्लीनर एंड इजी टू रीड। तो सबसे पहले यार आपके कोड के अंदर कुछ डेटा होता है, हमेशा कुछ डेटा होता है और कुछ मेथड्स होते हैं उस डेटा के ऊपर जो वर्क कर रहे होते हैं। अगर हम उन डेटा और उन मेथड्स को अलग अलग सेपरेटली रख लेंगे तो उनको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल आता है। तो इनकैप्सुलेशन का प्रिंसिपल यही कहता है कि जो भी फील्ड्स हैं और जो भी मेथड्स जो उन फील्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उन दोनों चीज़ों को हमेशा साथ में रखना चाहिए। ठीक है, उनको हमेशा एक जगह एक साथ रखना चाहिए, मतलब एक क्लास के अंदर उन सबको ही रखना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि रिलेटेड फील्ड्स एंड मेथड्स टुगेदर, जिससे हमारा जो कोड होता है वो क्लीनर होता है काफ़ी, क्योंकि कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं रखी होती, कोई भी चीज़ कहीं पे पड़ी नहीं हुई है ऐसे ही। आपको मतलब जो एक क्लास है, वो एक क्लास जो एक काम करना चाहती है वो इजीली अचीव कर रही है, उस क्लास का काम कोई और क्लास नहीं कर रही। ठीक है, ये आपका मेन प्रिंसिपल होना चाहिए। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द मॉडिफिकेशन ऑफ आवर डेटा फील्ड्स। तो इसका मतलब क्या है, अब साथ साथ अब यहाँ पे आ जाती है आपकी बात डेटा हाइडिंग की, कि जो इनकैप्सुलेशन होता है साइड बाय साइड आपको डेटा हाइडिंग भी प्रोवाइड कराता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके कोड के अंदर जो डेटा है वो बाकी क्लासेस को एक्सेसिबल ना हो, मतलब अगर एक्सेसिबल हो भी तो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में हो। आप उसके ऊपर बोल दो कि ये जो डेटा है आप सिर्फ इसके अंदर राइट एक्सेस ले सकते हो या रीड एक्सेस ले सकते हो, तब आप वहां पे इनकैप्सुलेशन का यूज करते हो। एक बार इसको कोड में जान लेते हैं यार कि आपका जो इनकैप्सुलेशन होता है वो आपकी डेटा की मॉडिफिकेशन को कंट्रोल कैसे करता है। तो एक बार जरा इक्लिप्स में आते हैं, और यहाँ एक नया पैकेज बनाता हूँ मैं। सोर्स के अंदर आया, न्यू पैकेज। तो पैकेजेस एंड एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हमने बाद में बात कर ली थी पहले ही। इनकैप्सुलेशन, ठीक है, फिनिश। तो यहाँ पे पैकेज बन गया, उसके अंदर एक क्लास बनाते हैं। इनकैप्सुलेशन इंट्रोडक्शन। तो ये आपकी एक क्लास है, मैंने इसका नाम रखा है इनकैप्सुलेशन इंट्रोडक्शन। इसके अंदर एक मेन मेथड है, तो यही आपकी सारा काम करने वाली है। तो ये क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर एक न्यू क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल एक स्टूडेंट क्लास होगी, और सपोज स्टूडेंट का कुछ डेटा होता है। हाँ, स्टूडेंट का कुछ डेटा होता है। इस स्टूडेंट का मान लो कि इसकी एज और इसका नेम है। ठीक है, इंट एज और स्ट्रिंग नेम। ठीक है, तो ये इसकी एज और नेम है। अब क्या होगा, अब मैं क्या करता हूं, इनकैप्सुलेशन के अंदर आया, अपनी मेन क्लास के अंदर, यहां पर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, मैं ये कर सकता हूं इजीली। और ऑब्जेक्ट डॉट नेम इक्वल्स टू लेट्स से Tom and object dot age let's say 56। ठीक है, तो मैंने कुछ भी यहाँ पे रैंडमली इसकी एज और नेम दे दिया है। अब यहाँ पे हुआ क्या
मैंने जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर जो कुछ डेटा फील्ड्स थे उनको मैंने डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली उसको बोल दिया कि जो एज होगी स्टूडेंट की वो 56 होगी और जो इस ऑब्जेक्ट का जो नेम होगा वो टॉम होगा। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है यार कि सपोज आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी थी कि आपका जो एज है वो आप 20 से ज़्यादा नहीं कर सकते, कि आपका ये स्टूडेंट है तो इसलिए इसकी जो एज होगी वो आप 20 से ज़्यादा नहीं सेट कर सकते, या इसका जो नेम है उसके अंदर आपको बताना था कि हाँ जो नेम होगा वो उसके अंदर आप स्पेसिस नहीं लगा सकते, या फिर कुछ भी आपने बोल रखा है कि हाँ ये चीज़ इसकी वैलिड होनी चाहिए, आप ये गलत इसके अंदर फील्ड्स ऐड नहीं कर सकते, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते आप बाद में। तो वहाँ पर आप यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का यूज़ करोगे। इनकैप्सुलेशन का यूज़ कैसे करते हैं हम? तो एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन। तो अचीव करने का क्या तरीका है? तो जब आपके जो वेरिएबल्स आपने जो बनाए, जितने भी आपके फील्ड्स हैं उनको आप प्राइवेट कर दो। आपने जो क्लास के अंदर जितने भी फील्ड्स बनाए उनको प्राइवेट कर दो, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड्स। तो अभी जो सेटर्स एंड गेटर्स मेथड्स हैं वो उनके बारे में अभी देखेंगे कि क्या होते हैं वो। तो आपको वो डालने हैं दैट विल यूज टू राइट एंड रीड वेरिएबल्स वैल्यूज। तो ये जो मेथड्स होंगे ये अब डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे, मतलब आपका जो बाहर से जो कोड होगा वो डायरेक्टली वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं करेगा, वो इन गेटर्स एंड सेटर्स मेथड के थ्रू आपके जो फील्ड्स होंगे उनको मॉडिफाई या फिर एक्सेस करेगा, ठीक है, एंड दैट्स इट। बस इतना ही करना होता है आपको इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए। तो मैं कोड में आता हूँ, मैं क्या करूँगा, इनको बोल दूंगा प्राइवेट, कि आपका जो एज है ना वो एक प्राइवेट वेरिएबल है, तो आप इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट के बारे में हमने पहले देख लेते हैं कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर कैसे काम करता है। बेसिकली अपनी क्लास के अंदर ही आप इन वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो, अपनी क्लास के बाहर आप इन वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप क्लास से बाहर आए तो आप यहाँ पे ये देख लो नेम और एज को एक्सेस नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है अब ये नेम और एज फिर मैं कैसे एक्सेस करूँ, मैं नेम और एज कैसे बताऊँ कि स्टूडेंट की नेम और एज क्या है? तो अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके गेटर्स एंड सेटर्स मेथड बनाने पड़ेंगे। तो गेटर्स एंड सेटर्स मेथड कैसे बनाते हैं जरा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन बनाना है जो आपकी एज रिटर्न कर रहा है। तो पब्लिक इंट, क्योंकि इंट रिटर्न करेगा, गेट एज और रिटर्न एज। तो ये मेथड क्या है, ये मेथड पब्लिक मेथड है और ये गेट एज। तो इसका कन्वेंशन ये होता है आपको पहले गेट लिखना होता है, उसके बाद आपको ये कैपिटल से, मतलब जैसे नॉर्मल आपका कैमल केस फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में आपको अपना मेथड का नाम लिखना है यहाँ पे। तो ये आपका होगा गेट एज की एज गेट करने वाला फंक्शन, और सेट करने के लिए आपको पब्लिक वॉइड सेट एज, और आप यहाँ पे एज ले लोगे और दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो एज होगी वो यहाँ पे ऐसे आप सेट करोगे। तो अब आप डायरेक्टली उस एज वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर रहे हो, अब आप इस सेट एज वाले फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। देख रहे हो, मैं जरा इस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे आ गए सेट एज पे। तो ये क्या कर रहा है, इन टर्न ये वाला जो एज वाला वेरिएबल है जो आप, ये प्राइवेट है तो क्यों प्राइवेट क्लास है तो ये तो एक्सेस कर सकते हैं इस वेरिएबल को, तो अब ये इसको चेंज कर रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया अभी भी तो वही हो रहा है जो पहले हो रहा था, कि अभी भी तो वेरिएबल आपका चेंज हो ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप चाहो तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, जो आपका जो खुद की जो लॉजिक होगा यहाँ पे कि किस तरीके से एज को सेट करना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो अब आप क्या बोलोगे कि भाई अगर एज 20 से ज़्यादा है तो आप उसको फिर, तो अगर एज आपकी ग्रेटर देन 20 है तो आप यहाँ पे बोल दो कि भाई कि आपकी जो एज है ज़्यादा हो गई, आपकी 20 से ज़्यादा, तो यू आर टू ओल्ड टू बी ए स्टूडेंट इन आर, ठीक है, कि आप हमारे स्कूल में स्टूडेंट नहीं बन सकते। अगर एज ग्रेटर देन 20 है तो आपको ये मैसेज शो करना, अगर नहीं है आपकी एज ग्रेटर देन 20 तो आप इजीली एज को सेट कर दोगे, ठीक है। तो अब अगर मैं इस मेथड को रन करूंगा, ओके ये अभी भी कुछ और ही रन कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा रहा है यू आर टू ओल्ड टू बी अ स्टूडेंट इन आवर नर्सरी स्कूल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने एज जो बोला, यहाँ पे एज बोला 45, तो एज पहले से 45 है, तो यहाँ पे एज जो है आपकी 20 से ज़्यादा, जो आपका लॉजिक था, अगर मैं यहाँ पे वो सेट गेट वाला फंक्शन नहीं बनाता तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेते और आप उसको बोल देते कि जो एज होगी आपकी वो 45 होगी, या कुछ भी आप अपनी मर्जी से एज डाल देते, -1 या फिर +2000 कुछ भी एज डाल देते हैं। आप इनवैलिड एज भी डाल सकते थे, तो आप डायरेक्टली उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो और इनवैलिड तरीके से भी उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन गेटर्स एंड सेटर्स फंक्शंस बनाने के बाद आप उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो कि आपका जो डेटा होगा वो आप
इस तरीके से ही मॉडिफाई कर सकते हो जो हमारा रूल है, उसके अलावा किसी और तरीके से आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका क्या तरीका होता है, सिंपल, अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको प्राइवेट कर दीजिए, जो आपके वेरिएबल्स उन्हें प्राइवेट कर दो। उसके बाद यहाँ पे ये गेट वाला फंक्शन बना दो जो आपकी एज को गेट कर देगा। तो ये गेट वाला फंक्शन कैसे काम करेगा कि सपोज आपको प्रिंट करना है डॉट प्रिंट एलन ऑब्जेक्ट डॉट गेट एज, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट एज तो काम करेगा नहीं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट एज क्या करेगा, एज को रिटर्न कर देगा। तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे लिखा रहा है यू आर टू ओल्ड टू बी स्टूडेंट और यहाँ पे 0 लिखा रहा है बाद में। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एज 20 से कम रखता हूँ, लेट्स से 12, तो अब आपका ये काम कर रहा है और आपकी जो एज है वो 12 सेट हो गई है। तो आपको समझ में आ गया कि गेटर्स एंड सेटर्स कैसे काम करते हैं और क्यों यूज़ करना चाहिए उनको। एक और चीज़, गेटर्स एंड सेटर्स काफ़ी पॉपुलर होते हैं पहले से ही, तो इक्लिप्स के अंदर पहले से ही उनके अंदर आपको डायरेक्ट कोड मिल जाता है गेटर्स एंड सेटर्स फंक्शन, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए क्या तरीका है, आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे सोर्स में जाना है और जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स के लिए आपको सेट करना है उनको सेलेक्ट कर लो। तो मेरे पास एक नेम है और जनरेट, तो यहाँ देख रहे हो गेट नेम और सेट नेम वाला फंक्शन इसने अपने आप बना दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो अपने लॉजिक के हिसाब से कि आपका अगर नेम के अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये कीवर्ड्स या ये कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हैं, तो आपका नेम वैलिड नेम नहीं है। मतलब अपनी मर्जी से आप उसको एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आप डायरेक्टली नेम को चेंज नहीं करोगे, इस फंक्शन के थ्रू ही आप इस ऑब्जेक्ट के नेम को चेंज कर सकते हो। तो ये आपकी इनकैप्सुलेशन होती है और डेटा हेडिंग भी एक तरीके से इसका ये पार्ट हो गया। तो हम मूव करते हैं, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द मॉडिफिकेशन ऑफ आवर डेटा फील्ड्स। तो वही है कि आपका जो डेटा फील्ड्स हैं आपके जितने भी, उनकी जो मॉडिफिकेशन है उसको कंट्रोल कर रहे हो आप। आपको रैंडमली कुछ भी तरीके से आप मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने डेटा को, कोई भी बाहर की क्लास ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद इट हेल्प्स टू डीकपल कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम। तो अब ये थोड़ा अलग, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट आ जाता है कि आप जब भी कुछ एक सिस्टम, मतलब पूरा आप एक पूरा बड़ा कोई ऐप बना रहे हो या फिर कोई भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होंगे, अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे जो कि आपस में कुछ इंटरेक्शन कर रहे होंगे आपस में। ठीक है, तो हम हमेशा क्या चाहते हैं, जो आपके जो कंपोनेंट्स हो वो आपके सेपरेट रहें एक दूसरे से, मतलब लूजली कपल्ड, मतलब उनके आपस में जो इंटरडिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो। ठीक है, ये काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स लग रहे होंगे अभी, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मूव करते हो तो वहाँ पे आपको हमेशा ये याद रखना होता है कि जो आपका एक पीस ऑफ कोड है वो अपने में सेल्फ सस्टेनेबल हो, मतलब उसको किसी और चीज़ से डेटा मांगने की जरूरत ना हो या फिर उसे किसी और चीज़ पर डिपेंडेंसी कम से कम ही हो। तो वहाँ पे आपका इनकैप्सुलेशन काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। कोई भी जो काम हो रहा है आपकी एक क्लास के अंदर, उसका दूसरी क्लास को कुछ पता नहीं है, उसको बस ये काम है कि आपको गेट करना है और सेट करना है। अब ये गेट और सेट किस लॉजिक पे कर रहा है, क्या चीज़ लागे कर रहा है, उससे इस क्लास को कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर मूव करते आ रहे हैं हम थोड़ा, तो अभी इससे बाहर आते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बाद में बात पढ़ेंगे। These decoupled components can be developed, tested and debugged independently and concurrently। तो इनको आप एक साथ बना सकते हो, मतलब एक बंदा इस पे काम कर रहा है इस कंपोनेंट पर, दूसरा बंदा दूसरे कंपोनेंट पे काम कर रहा है, क्योंकि ये आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसको इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो आप इसको बनाना स्टार्ट कर दो, इस कंपोनेंट को, एक बंदा इस कंपोनेंट को बनाना स्टार्ट कर रहा है, कोई और किसी और कंपोनेंट को बना रहा है, बाद में जो थोड़ी बहुत इनके अंदर इंटरडिपेंडेंसी होगी वो आप लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये कंपोनेंट आप अलग डेवलप कर रहे हो, अलग इसको टेस्ट कर सकते हो, अलग इसको डीबग कर सकते हो, सेम दूसरा कंपोनेंट अलग टेस्ट कर सकते हो, अलग डेवलप कर सकते हो, अलग डीबग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ फटती है, कभी कोई कोड क्रैश करता है आपका, तो आपको पता हो कि हाँ ये कंपोनेंट क्रैश कर रहा है, इससे मेरे बाकी कंपोनेंट अभी क्रैश नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। एंड एनी चेंजेस इन पर्टिकुलर कंपोनेंट डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अदर कंपोनेंट्स। तो बाद में कभी कुछ आप अपडेट करते हो, कोई नया फीचर डालते हो या फिर कोई नया बग आ जाता है, तो उससे बाकी का जो कोड है आपका, बाकी का जो अलग पूरा कोड बेस है वो अफेक्ट ना हो। तो वहाँ आपका इनकैप्सुलेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन हमने देख ही लिया है। तो यहाँ पे अगला आता है डेटा हाइडिंग वर्सेस इनकैप्सुलेशन, कि एक चीज़ तो होती है डेटा हाइडिंग और एक चीज़ होती है इनकैप्सुलेशन। तो काफ़ी बार लोगों को लगता है कि इनकैप्सुलेशन और जो डेटा हाइडिंग है वो सेम चीज़ है। सेम चीज़ नहीं है यार, वो इनकैप्सुलेशन होता है आपका बेसिकली जो सेम पीस ऑफ कोड है या फिर सेम डेटा और जो सेम मेथड्स हैं उनको एक साथ रखना। ठीक है, उनको एक साथ रखना। अब डेटा हाइडिंग उसकी वजह से अचीव हो जाती है। ठीक है, आप पैकेजेस बनाते हो, पैकेजेस के अंदर सेम पीस ऑफ कोड को एक साथ रखते हो, सेम मॉडल्स इन सबको एक साथ रखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ पे डेटा हाइडिंग आपकी अचीव हो जाती है। आपके जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो उनको आप प्राइवेट करते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो फील्ड्स हैं
जो आपके फील्ड्स हैं उनको आपने प्राइवेट किया और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेथड्स हैं उनको एक साथ रख दिया, ठीक है, और प्राइवेट का यूज़ कर लिया, तो उससे आपकी डेटा हाइडिंग अपने आप ही अचीव हो गई। बाहर की जो क्लास है वो उन फील्ड्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। तो इनकैप्सुलेशन रिफर्स टू बंडलिंग ऑफ रिलेटेड फील्ड्स एंड मेथड्स टुगेदर, वो यहाँ पे लिखा है दिस अलाउस टू अचीव डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन इन इटसेल्फ इज नॉट डेटा हाइडिंग। तो उसकी हेल्प से इनकैप्सुलेशन की हेल्प से आपको डेटा हाइडिंग अचीव होती है, लेकिन इनकैप्सुलेशन इटसेल्फ डेटा हाइडिंग नहीं है। इनकैप्सुलेशन काफ़ी एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। सिर्फ डेटा हाइडिंग नहीं, आप इसकी मॉडिफिकेशन को कंट्रोल करना भी सीखते हो। तो आई होप यार आप सबको समझ में आ गया हो कि इनकैप्सुलेशन क्यों यूज़ किया जाता है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और सिर्फ डेटा हाइडिंग को ही इनकैप्सुलेशन नहीं कहते, इनकैप्सुलेशन से काफ़ी और भी बेनिफिट्स होते हैं और जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका ऊप्स का, आपके इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और इज़ इट रिलेटेड टू डेटा हाइडिंग और नॉट, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और आपके जो काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं जावा के अंदर, स्टैटिक कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड्स, तो इन सब कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो तब तक यार कोडिंग की प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।